दोस्तों, मेरे सभी भाई बहनों को नमस्कार है। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ज्ञान पथ बाय सौरभ कुमार पर। यहाँ मैं आपको करवाने वाला हूँ क्लास 10th के फिजिक्स के लाइट सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। तो क्या आप सबको पता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? जिसके ऑप्शन से देखिए 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड या 3 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। प्रकाश जो है किस प्रकार का तरंग है? तो आप लोगों ने तरंग के बारे में पढ़ा हो तो पता होगा कि प्रकाश भी एक तरंग होता है। और बात करें प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो प्रकाश हमारा तरंग जो है प्रकाश हमारा विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद तीसरा प्रश्न है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो आप सब जानते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम है। पहला नियम है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ठीक है, चलिए, अब चौथा क्वेश्चन यहाँ दिखा रहा है कि आपतन कोण किसके बीच बनता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है आपतित किरण और दर्पण के बीच, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच, दर्पण और अभिलंब के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आपतन कोण जो है आपको बनता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच। ठीक है, चलिए, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि समतल दर्पण केवल काल्पनिक प्रतिबिंब ही बना सकता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब ही बना सकता है। और एक बात और कि काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब भी कहा जाता है। ठीक है, हालांकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो है अवतल दर्पण भी बना सकता है, लेकिन यहाँ कहा है कि समतल दर्पण। ठीक है, तो वो केवल काल्पनिक बना सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आगे है समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब वस्तु से कितना दूर होगा। तो जाहिर सी बात है समतल दर्पण का ये गुण होता है कि उसके सामने जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से उतना ही दूर होगा जितना वस्तु उससे दूर है, यानी कि वस्तु जितना दर्पण से दूर होगा उतना ही दूर होगा, यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा बराबर। ठीक है, चलिए, उसके बाद है सातवां क्वेश्चन है अवतल दर्पण के केंद्र को कहते हैं। तो अवतल दर्पण के केंद्र को कहते हैं वक्रता केंद्र, जिसको जो है सी से दिखाया जाता है। ठीक है, जिसको जो है सी से दिखाया जाता है, ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए, आगे है कि उत्तल दर्पण का फोकस होता है वास्तविक, काल्पनिक, अनंत और शून्य। तो उत्तल जो दर्पण है उसका फोकस होता है आपको काल्पनिक, वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अवतल दर्पण का फोकस जो है वो होता है वास्तविक। ठीक है, गोलाकार दर्पण का ध्रुव किस अक्षर से दर्शाया जाता है? ध्रुव, अब हम लोग को सबको पता होना चाहिए कि ध्रुव का इंग्लिश में पोल कहा जाता है और पोल पी से शुरू होता है, इसलिए इसको जो है पी से दर्शाया जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी कहलाती है। तो वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और ध्रुव यानी कि पोल, इन दोनों के बीच का जो दूरी है वो कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, चलिए, वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो हमको पता है, जो भी साइंस को अच्छे से पढ़े होंगे बच्चे उन्हें पता होगा कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध होता है वो होता है आपको r = 2f। ठीक है, इसी को बदल के लिखा जा सकता है f = r/2। ठीक है, और ये जो है आपको प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आता भी है क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है। ठीक ना, तो इस 6 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, बोर्ड एग्जाम में ये आता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन है कि शेविंग दर्पण के रूप में किसका उपयोग होता है? शेविंग का मतलब होता है दाढ़ी बनाने वाला, तो दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण होता है उसमें किसका उपयोग होता है? तो इसका आपको आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है उसमें जो है अवतल दर्पण की जब ध्रुव के सामने, ठीक है, और फोकस और ध्रुव के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है तो वो उसका आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और हमें अपने बाल बड़े बड़े दिखने चाहिए, जिसके चलते हम आसानी से दाढ़ी बना सकते हैं। इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एक मिनट, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ठीक है, उसके बाद आगे है वाहन के पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है? अच्छा, वाहन को पीछे देखने के लिए आपको दर्पण का प्रयोग होता है, वो होता है आपको उत्तल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण होता है? तो उत्तल दर्पण होता है, उसका प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, सी प्रकाश के अपवर्तन का कारण होता है। अच्छा,
ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें कहा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के पीछे क्या कारण होता है। प्रकाश का रुकना, माध्यम परिवर्तन पर चाल बदल लेना, तापमान का बढ़ना, रंग बदलना। तो इसका जो है सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके चाल पर जो है परिवर्तन हो जाता है उसका चाल। ठीक है, जिसके चलते वो जो है आपको मुड़ जाता है। ठीक है, और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अपवर्तन में कौन सी राशि नहीं बदलती। तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन में क्या नहीं बदलता है, बस यही तो क्वेश्चन है। तो इसमें होगा चाल, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति या दिशा। आवर्तन होता है तो प्रकाश मुड़ता है और मुड़ने का मतलब है कि दिशा बदल जाएगी। ठीक है, तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है तरंग की लंबाई। अगर मान लीजिए कि कोई मुड़ा है तो इसका मतलब है कि उसकी तरंग की लंबाई भी बदल जाएगी। ठीक है, आवृत्ति भी बदल जाएगी और चाल भी बदल जाएगी। अब बताइए कि इसमें से क्या होगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसका क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दें। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं बताऊँगा आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा से कांच में जाने पर प्रकाश की चाल के साथ क्या होता है। बताइए दोस्तों, क्या होता है। प्रकाश की चाल बढ़ती है, घटती है, समान रहती है या शून्य हो जाती है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हवा एक विरल माध्यम है और कांच एक सघन माध्यम है। ठीक है, तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, और आप सोचिए, एक सोच के बताइए कि लोग झुक के कब चलता है, जब उसकी चाल यानी कि जब उसकी क्षमता कम हो जाती है, अर्थात उसकी चाल जो है वो कम हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसका जो है बी। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। ठीक है, प्रकाश की चाल जो है वो आपको, प्रकाश की चाल क्या हो जाती है, प्रकाश की चाल आपको घट जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपवर्तनांक का ऐसा ही मात्रक होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि अपवर्तनांक का ऐसा ही मात्रक होता है। तो अपवर्तनांक का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर, सेकेंड मात्रक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई मात्रक अपवर्तनांक का नहीं होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो हम बढ़ते हैं आगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्नेल का नियम संबंधित है किससे, स्नेल का नियम किससे संबंधित है, वो हो जाए, इसका हो जाएगा आंसर आपको, इसका हो जाएगा अपवर्तन से संबंधित। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसका अनुपात है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है दूरी का, समय का, प्रकाश की चाल का, द्रव्यमान का। तो किसी भी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो अनुपात होता है आपको प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक। ठीक है, प्रकाश का चाल जो होता है उसका अनुपात होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हीरा किस गुण के कारण चमकता है। तो हीरा के चमकने के पीछे कारण होता है अपवर्तन ही। ठीक है, और अगर और डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, उसके चलते ही हीरा चमक पाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि लेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों लेंस के होते हैं हमारे दो प्रकार, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को जो है कहा जाता है आपको अभिसारी लेंस। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस अपने ऊपर पड़ने वाली सभी किरणों को एक जगह समेट देता है। ठीक है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस को क्या कहा जाता है। जब जाहिर सी बात है दोस्तों, अपसारी और अभिसारी दो ही शब्द होते हैं। अगर उत्तल लेंस को अभिसारी कह दिया गया मतलब कि अवतल लेंस जो है वो अभिसारी नहीं होगा। ठीक है, समतल तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अवतली लेंस समतल तो नहीं हो सकता है, गोलाकार भी यहाँ भी नहीं होगा। कहने की क्या बात है, वो तो गोलाकार होता ही है। तो इसका एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी। तो यही आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तल लेंस के फोकस की संख्या कितनी होती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, लेंस एक पारदर्शक माध्यम होता है, उसमें प्रकाश दोनों ही तरफ से आ जा सकती है, इसलिए इसका फोकस भी कितना हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा आपको 2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस द्वारा बना वास्तविक प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस जिस वास्तविक प्रतिबिंब को बनाता है वो कैसा होता है, ये पूछा जा रहा है। सीधा होता है, काल्पनिक होता है, उल्टा होता है या हमेशा बड़ा होता है। तो इसका एक ही परफेक्ट आंसर होगा जो हमेशा निश्चित होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा क्या बनता है, उल्टा होता है। ठीक है, चलिए अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस, अब जो है इसी बात है कि अगर अवतल लेंस जो है आपको हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है और उत्तल लेंस जो है वास्तविक और आभासी दोनों बनाता है। जब हम जान चुके हैं कि अवतल लेंस आभासी बनाता है, ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है, और सीधा तो हमारे साथ सामने एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, बचा हमारे पास ऑप्शन सी। तो यही सही होगा। ठीक है, चलिए लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, तो लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक होता है आपको, न्यूटन तो बल का होता है, जूल ऊर्जा का होता है, वाट होता है शक्ति का। तो हमारे पास एक ही बचता है, बी डायोप्टर। ठीक है, तो ये होगा एक। हाँ तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें पूछा जा रहा है कि एक डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होती है। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला होता है P = 1/f।
ठीक है। तो अगर हमारा P 1 मीटर है तो अगर P हमारा 1 डायोप्टर है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फोकस दूरी भी 1 मीटर होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का सूत्र है। अभी मैंने आपको बताया कि लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f। तो इसके हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को क्या स्पष्ट नहीं दिखाई देता? पास की वस्तु, दूर की वस्तु, रंग या प्रकाश? जब आपसे कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष, मतलब यहाँ सीधी सीधी बात दूरी की कर रहा है, तो इसका आंसर प्रकाश नहीं होगा, इसका आंसर रंग नहीं होगा, है ना। इसका आंसर क्या होगा कि वस्तु, निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दृष्टि में फिर भी दोष है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, तो इसका एक सहन सा तरीका है कि मैं बताता हूँ कि निकट दृष्टि दोष को, ठीक है, दूर करने के लिए आपको जो है, ठीक है, साधारण सी बात है कि बीमारी से बड़ा इलाज होता है, ठीक है। समस्या से ज़्यादा मेहनत समाधान में करनी पड़ती है। देखिए, निकट 3 अक्षर का है तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 अक्षर वाला, ठीक है। आपको होगा ऑप्शन बी अवतल, ठीक है। अवतल लेंस से दूर किया जाता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को क्या स्पष्ट नहीं दिखाई देता? तो पास की वस्तु, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए, दूर दृष्टि दोष का निवारण किससे होगा? तो हम बताए थे बीमारी से बड़ा उपचार होता है, तो उत्तर लेंस इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि अवतल लेंस उधर हो गया था। चलिए और आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र में प्रकाश किस भाग से प्रवेश करता है? रेटिना, कॉर्निया, दृष्टिपटल, नेत्र तंत्रिका? साधारण सी बात है कि रेटिना पर इमेज बनता है, दृष्टिपटल, ठीक है, और नेत्र तंत्रिका, ठीक है, कॉर्निया। तो दृष्टिपटल से ही जो है वो प्रवेश करता है। दृष्टिपटल हमारा आगे में होता है, उससे ही क्या होता है, वो जो है प्रवेश करता है, ठीक है। किस भाग से प्रवेश करता है? तो दृष्टिपटल से, कॉर्निया से, नेत्र तंत्रिका से। तो सीधे सीधा आंसर हो जाएगा इसका आपको कॉर्निया से, ठीक है। ऑप्शन क्या है? चलिए ठीक है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अभी मैंने बताया आपको कि प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, ठीक है। ऑप्शन सी। पुतली का आकार को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है हमारा आइरिस। कौन नियंत्रित करता है? आइरिस, जिसको हिंदी में कहते हैं परितारिका, ठीक है, आइरिस। ऑप्शन बी। चलिए ठीक है। मानव नेत्र का लेंस होता है किस प्रकृति का होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है, संदर होता है कि क्या होता है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि इसका जो होगा सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, उत्तल लेंस होता है, ठीक है। ऑप्शन बी। सामान्य नेत्र का निकट बिंदु होता है, तो सामान्य नेत्र का निकट बिंदु आपको होता है सबसे 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। चलिए, सामान्य नेत्र का होता है आपका 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। सामान्य नेत्र का कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य सामान्य नेत्र का दूरबिंदु कितना होता है? तो दूरबिंदु का बात करें तो दूरबिंदु होता है हमारा सी, ऑप्शन सी अनंत, ठीक है। सूर्य के प्रकाश का रंगों में विभाजन कहलाता है। तो सूर्य का प्रकाश रंगों में विभाजन मतलब बढ़ जाना। तो किसी चीज़ जब बढ़ जाता है तो उसको होते हैं विक्षेपण। तो विक्षेपण एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। तो क्या होगा इसका आंसर? वर्ण विक्षेपण, ठीक है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ये तो बच्चों वाला सवाल है, ये तो सब जानते होंगे आप लोग, है ना, कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ठीक है। जिसका एक ट्रिक होता है VIBGYOR, विवग्योर, ठीक है, विवग्योर। वी से वॉयलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड, ठीक है। ये इसका ट्रिक होता है, ठीक है। और हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसका हो जाता है बैजानी पिनाला, ठीक है। हिंदी में अगर बात करें तो इसका हिंदी में हो जाता है आपको बैजानी पिनाला, ठीक है। बैजानी हाँ पिनाला, ठीक है। बैजानी पिनाला इसका ट्रिक हो जाता है, ठीक है। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये जो है इसका ट्रिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिज्म में श्वेत प्रकाश किस कारण विभाजित होता है? क्या ऐसा होता है कि उसके चलते विभाजित होता है? एक ही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। उसी को भाषा को थोड़ा सा बदल के पूछा गया है, जैसा क्वेश्चन दिमाग में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन बी, ठीक है। लाल रंग का विचलन सबसे क्या होता है? अधिक, कम, शून्य, समान, ठीक है। विचलन का मतलब होता है दोस्तों कि कौन कितना अपने मार्ग से भटक जाता है, ठीक है, कौन कितना अपने मार्ग से भटक जाता है, ठीक है। तो आप दोनों लाइन को देखकर आप बता सकते हैं कि ये जो मेरा बड़ा वाला जो डायग्राम बना हुआ है उसमें जो है आपको जो है किरण अपने मार्ग से भटक गया है, ठीक है। तो चलिए, तो हमारा ऑप्शन इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा आपको कौन सा सबसे कम विचलन होता है? तो हमारा लाल का, इसलिए हमें जो है लाल रंग अच्छे से दिखाई देता है, ठीक है। चलिए, तो इसका हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा होगा बी, ऑप्शन बी, सबसे कम विचलन होता है लाल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंगनी रंग का विचलन सबसे
जब लाल सबसे बाद में आता है, सबसे बाद लिखा था मैंने ट्रिक में विवग्योर, उसमें आर जो है सबसे लास्ट में आया था और वी जो है सबसे पहले आया था, ठीक है। तो वी के चलते क्या हो जाएगा आपका, तो वी का सबसे, अगर लाल का सबसे कम रिटर्न हो रहा है तो बैंगनी का सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा का भी बी हो जाएगा ऑप्शन। एक मिनट गलती, हाँ बी, एक मिनट कौन सा क्वेश्चन था, बैंगनी रंग, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपको, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, विजिलेंस सबसे अधिक होता है। चलिए आगे, प्रकाश का नीला रंग दिखाई देता है, सॉरी आकाश का नीला रंग दिखाई देता है परावर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। तो विवर्तन का मतलब होता है दोस्तों प्रकाश का मुड़ना, ठीक है, और परावर्तन का कारण होता है प्रकाश का लौट जाना, ठीक है, प्रकीर्णन और अपवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। इसके चलते ही क्या देता है, आकाश हमें नीला दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, क्यों, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, विवर्तन। विवर्तन भी नहीं होगा, ठीक है, अपवर्तन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अपवर्तन, ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है, प्रकाश का प्रकीर्णन से, प्रकाश का परावर्तन से, प्रकाश का अपवर्तन से, प्रकाश का वर्णविक्षेपण से। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएं, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा, किसी को कोई डाउट होगा तो मैं उसका सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, किसी दर्पण का आवर्धन किसका अनुपात होता है, ठीक है। तो दर्पण का जो आवर्धन होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन होगा बी, ठीक है। प्रकाश की किरण जब अविलंब पर आपतित होती है तो अपवर्तन कौन होगा, तुम बताओ। जब प्रकाश की किरण, अविलंब का मतलब होता है 90 डिग्री, तो जब प्रकाश की किरण 90 डिग्री से ही आ रही होती है तो वास्तव में अपवर्तन हो ही नहीं पाता, प्रकाश सीधे सीधे निकल जाते हैं बिना अपवर्तित हुए। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, अपवर्तन कोण भी कितना का हो जाएगा, कितना का हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए आवश्यक शर्त है, प्रकाश जो है पूरी तरीके से आंतरिक परिवर्तित हो जाए, इसके लिए क्या जरूरी है, तो इसके लिए जरूरी है कि प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए, तो आज हमने प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के अपवर्तन और मानव नेत्र से 50 MCQ सॉल्व किए हैं, ठीक है। अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को अपना एक छोटा सा लाइक कर दें। आपके ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें काम करने में अच्छा लगता है और हमें लगता है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी बच्चे 10th क्लास का 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दें। और आपको किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट को सॉल्व ज़रूर करूँगा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।